हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग चाइनीज स्टोरी लेकर आई हूँ। ड्रामे की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड जिसका नाम है सीहा, वो अपना सामान पैक करके अपने घर छोड़ के कहीं जा रही होती है क्योंकि उसका कल ही डिवोर्स हुआ होता है। पीछे से उसका एक्स हस्बैंड भी अपनी लग्जरी कार में वहीं पे आ जाता है और वो उसको देखता है कि वो मोटर बाइक के साथ में स्ट्रगल कर रही है और उसकी मोटर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। उसको इस परेशान हालत में देख करके वो गाड़ी से बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम चाहो तो ये गाड़ी ले जा सकती हो, और ये कहकर के वो गाड़ी की चाबी उसकी तरफ फेंक देता है। लेकिन सीहा भी चाबी लेकर के उसे वापस कर देती है और उसे कहती है कि मुझे आपके तरह लग्जरी आइटम्स की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आपको अपनी काइंडनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। जिस पर उसका हस्बैंड जिसका नाम है हुआजी, वो कहता है कि मैं तो काइंड इंटेंशन से दे रहा था, लेकिन तुम तो इस तरह से बिहेव कर रहे हो। तो सिहा कहती है कि हाँ, मैंने कहा ना, आपको काइंडनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपनी बाइक स्टार्ट करती है और वहां से चली जाती है। उसकी बाइक स्टार्ट जाने के बाद में बहुत ज़्यादा धुआं होता है जिससे कि हुआजी को बहुत ज़्यादा खांसी आती है। फिर उसके बाद वो मन सोचता है कि लगता है मैंने इसको इन 3 साल में बहुत ज़्यादा परेशान किया है, शायद इसलिए वो मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करती है। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जो कि कली का था। हुआजी थकी हालत में ऑफिस से घर आता है जहाँ सिहा भी उसका वेट कर रही होती है और उसकी तरफ कुछ फोटोग्राफ फेंक करके बोलती है आप कल पूरी रात घर नहीं आए क्योंकि आप इस औरत के साथ थे। तो हाजी उससे बोलता है कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि कल मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल थी और मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तो मुझे कोई बकवास नहीं चाहिए तुम्हारी। तो सिया भी कहती है कि हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और अब मैं भी थक गई हूँ। तो हाजी बोलता है कि मैं सूजिन के साथ सोशलाइज हो रहा था क्योंकि ये हमारी कंपनी की इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है, इतना तो समझ ही सकती हो तुम। तो सिया बोलती है कि हाँ, मैं सब कुछ समझ सकती हूँ, आप अपने ऑफिस में बिजी रहते हो, मैं ये समझ सकती हूँ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में घूमते हैं, पार्टी करते हैं, मैं ये समझ सकती हूँ, और भी कुछ रह गया बाकी समझने के लिए तो आप मुझे बताओ, मैं वो भी समझने की कोशिश जरूर करूंगी। लेकिन क्या इन 3 साल में आपने एक बार भी मेरी तरफ देखा है, मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश की है? क्योंकि आपने मुझे कभी अपने लायक माना ही नहीं है और अब मैंने भी कुछ सोच लिया है। मुझे लगता है कि हम लोगों को ये शादी खत्म कर देनी चाहिए। और ये कह के वो डिवोर्स के अग्रीमेंट के आगे कर देती है। तो वो आज उससे बोलता है कि अपना ये बकवास बंद करो और देखो, मैं अपने हमारी एनिवर्सरी के लिए तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। जिस पर सिहा बोलती है कि हमारी एनिवर्सरी परसों थी, शायद आपको याद नहीं था वो भी, और वैसे भी मैं आपसे ज्यादा कोई उम्मीद रखती भी नहीं हूँ, आप ये गिफ्ट किसी और को दे देना क्योंकि मेरे ये काम का नहीं है और मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए भी नहीं। तो हाजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो कोई नहीं, तुम मेरा कार्ड ले लो और तुम्हें जो चाहिए तुम वो खरीद लो, कितना भी महंगा होगा कोई दिक्कत नहीं है, ये कार्ड अनलिमिटेड है और तुम चाहो तो ये कार्ड भी रख लो और तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकती हो आराम से। तो सिहा ये कार्ड लेकर के उससे बोलती है कि इसका मतलब है कि इन सालों में आपने मुझे एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की है और आप ये तक नहीं जानते कि मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं चाहती हूँ, या कि वो कार्ड फेंक देती है। तो उससे वाजी कहता है कि तुमने पैसों के लिए तो मुझसे शादी की है, अब क्यों इस तरह से ऑटोटिंग कर रही हो? तो सिहा बोलती है कि आपकी नजरों में मैं इस तरह की कदर की हूँ तो आप मुझे डिवोर्स ही दे दीजिए क्योंकि हमें लगता है कि हमें अलग हो जाना ही बेहतर रहेगा। और ये कहकर के वो वहाँ पे रखे डिवोर्स पेपर को लेती है और उन पे साइन करते हुए कहती है कि मुझे आपसे अब सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो अजीब भी चौंक जाता है कि क्या सच में मुझसे डिवोर्स लेने वाली है, और ये पेपर फेंक के उसकी तरफ बोलती है कि मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए, आप साइन करो अभी। तो वाजी गुस्से में भी कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसी बात है तो मैं अभी साइन कर देता हूँ, लेकिन तुम बाद में रिग्रेट मत करना। और वो भी डिवोर्स पेपर में साइन करके ये बोल देता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है और बेहतर होगा कि फ्यूचर में हम लोग कभी ना मिले। ये कह के वो गुस्से में डिवोर्स पेपर को हवा में उड़ा देता है और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि फ्लैशबैक एंड हो जाता है और तभी वहाँ पे वाजी की सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि हमारे सारे जो मेजर इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया है, हमारी कंपनी अभी बैंकरप्ट होने वाली है। तो वाजी कहता है कि मैं सुजिन के फादर से बात करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ और तुम मुझे बाकी अपडेट देते रहना। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो सुजिन के फादर से मिलता है जहाँ पे वो ये सुन के चौंक जाता है कि मुझे सुजिन से शादी करनी होगी। तो सुजिन का डैड कहता है कि हाँ, इसी वजह से ही हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लेते हो तो हम तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो सुजिन भी हुआजी के पास आके बोलती है कि आपको ये बात मान लेनी चाहिए वरना मेरे डैड इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। तो हुआजी कहता है कि इन्वेस्टमेंट के बदले शादी, इस तरह के रिश्ते मैं नहीं निभाता हूँ, मैं अपनी कंपनी बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर सुजिन अपने डैड से बोलती है कि डैड, आपने ये क्या किया, मैंने कितनी मुश्किल से उसको ड्रिंक करा करके उसके साथ फोटोग्राफ्स लेकर के उसकी वाइफ को भेज के उन लोगों का डिवोर्स करवाया था और आपने उसको इस तरह से बात बोल करके यहाँ से डरा दिया। तो सुजिन का डैड कहता है कि तुम परेशान मत हो, इनके पास अभी और कोई चारा नहीं है, वो लौट करके हमारे पास ही आएंगे और तुमसे शादी करने के लिए मान जाएगा क्योंकि इसकी कंपनी के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए तुम घबराओ मत, वो लौट के तुम्हारे पास ही आएगा। फिर हम कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बहुत ही ब्रांड लग्जरी गाड़ी से एक लड़की उतरती है जो कि देखने में हूबहू सिहा जैसी लग रही थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है जो कि सिहा से बिल्कुल अलग थी। और हम देखते हैं कि जैसे वो एंट्री करती है तो सभी लोग उसको बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं और उसका वेलकम करते हैं। उसकी सेक्रेटरी उसको बताती है कि मिस सीजा, आपने जो भी डिटेल्स लाने को कही थी वो मैंने मंगा दी है, आप चाहें तो उसको देख सकती हैं एक बार। फिर सीजा उससे पूछती है कि और जी ग्रुप की इन्फॉर्मेशन, तो सेक्रेटरी उसको बताती है कि वो ही मैंने मंगा दी है
और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप जी ग्रुप को अब हेल्प करो। तो सीजा बोलती है कि जी ग्रुप को हेल्प करना है या नहीं करना है ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी मुझे उनकी कंपनी की करंट डिटेल जाननी है। और वैसे भी मैं हुआजी को पूरी तरह से ब्लेम नहीं कर सकती, उससे शादी करने का डिसीजन मेरा था, क्योंकि मेरी शी फैमिली की कंडीशन थी कि उससे शादी करने के बाद ही मैं ग्रुप को इनहेरिटेंट कर पाऊंगी और उसका सक्सेसर बन पाऊंगी। तो आज मैं इस ग्रुप की मालकिन हूँ। और शादी के दौरान मैंने अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखा था कि मैं सिया ग्रुप की वारिस हूँ। वो मुझे सिहा के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं तो सीजा हूँ, सी ग्रुप की प्रेसिडेंट। तो सेक्रेटरी बोलती है कि लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि मिस्टर हुआजी को आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं थी, उन्होंने आपका कोई भी ख्याल नहीं रखा था और कितने गंदे से आपको ट्रीट किया था। तो सीजा बोलती है क्योंकि इसकी शादी मजबूरी में थी। तो सेक्रेटरी बोलती है कि मुझे लगता है कि आप उनका साइड ले रही हैं और मैं सच में नहीं चाहती हूँ कि मैम आप उनकी मदद करें, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत परेशान किया था। तो सीजा बोलती है कि वो हम आगे देख लेंगे, अभी फिलहाल काम पे फोकस करते हैं। और उसी होटल में हम देखते हैं कि हुआजी भी इन्वेस्टमेंट की मीटिंग के लिए आया होता है, जहाँ पे सेक्रेटरी बोल रहा था कि ये तो बिल्कुल गलत है। मिस्टर जाओ ने कहा था कि वो हमें 100 मिलियन देंगे, लेकिन आपको इतनी सारी ड्रिंक करा के वो आपको सिर्फ 5 मिलियन दे रहे हैं, ये तो कम्प्लीटली बुलिंग है। जिस पर हाओजी कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ ना होने से बेहतर कुछ तो है, बाकी हम और पार्टीज के पास भी जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। कि तभी वहाँ पे उन लोगों की नजर पड़ती है सीजा पे, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर, अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट लग रही होती है। उसको तो हुआजी सिर्फ देखता रह जाता है और मनी मन सोचता है कि मुझे फैमिली क्यों लग रही है। तभी सेक्रेटरी बताता है कि मैंने सुना है कि ये सी ग्रुप की नई प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है सीजा, और ये अभी हाल में ही अब्रॉड से आई हैं और सुना है कि इनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। ये इस शहर की अमीर बिजनेसमैन में से एक है। अगर हमारे जी ग्रुप को सी ग्रुप की इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो हमारी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो हुआजी ये सोचता है कि ये इतनी फैमिली मुझे क्यों लग रही है। फिर हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे हुआजी अपने होटल के रूम में आता है, जहाँ पे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी। अपने सेक्रेटरी को फोन करने की कोशिश करता है और वो उससे अपनी मेडिसिन मंगाने के लिए कह रहा होता है। और इसी बीच में उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और वो बेहोशी की हालत में जाने लगता है। और वो बेहोशी की हालत में इमेजिन करता है कि उसके पास उसकी वाइफ सीहा आ रही है, जो कि सीजा भी जैसी दिख रही है, और वो उसके पास आकर के उसको डांटते हुए बोलती है कि तुम अपनी क्या ज़िंदगी दांव पे लगा दोगे एक इन्वेस्टमेंट के लिए, और तुम्हें क्या अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। क्या ज़रूरत थी आपको इतना ड्रिंक करने के लिए मिस्टर दाव के साथ, जबकि आपको पता है कि आपको स्टमक प्रॉब्लम्स रहती है और आप ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। जिस पर हुआजी कहता है कि मैं जी फैमिली को इस तरह से बर्बाद होते हुए और बैंकरप्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पे सेक्रेटरी हुआजी से कह रहा था कि मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगा सर, और डॉक्टर्स हुआजी को बचाने के लिए अपना पूरा काम शुरू कर देते हैं। डॉक्टर ये कहता है कि एक्सेस ड्रिंक करने की वजह से वो कोमा में चले गए हैं और उनको बचाना मुश्किल हो रहा है। जहाँ हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर्स हुआजी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हुआजी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि हुआजी की वहाँ पे डेथ हो जाती है और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हम पेशेंट को बचा नहीं पाए हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सीहा भी यहाँ पे आके बहुत तेज चिल्लाती है हुआजी। फिर अचानक से सीजा अपनी नींद से उठती है और वो कहती है कि थैंक गॉड ये एक सपना था। पता नहीं हुआजी इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे और कैसे होंगे, और ये सोच करके वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। फिर अचानक से उसे याद आता है, वो अपने आप पे गुस्सा करने लगती है कि अब मैं हुआजी की वाइफ नहीं हूँ, तो मैं इतना उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। अगर सच में जी फैमिली बैंकरप्ट हो जाती है तो भी मुझे फर्क पड़ना नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि अब मुझे सोना चाहिए, क्योंकि रात बहुत हो गई है, मुझे कल भी ऑफिस जाना है। और फिर वो सोने की कोशिश करने लगती है। फिर हम नेक्स्ट डे हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पे हुआजी को होश आ जाता है और उसका सेक्रेटरी भी उसको देख करके बहुत खुश हो जाता है और वो पूछता है कि मिस्टर जी अब आप कैसा फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हुआजी अपना इस ग्लासेस पहन के चलने की तैयारी करता है। तो सेक्रेटरी बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो हुआजी कहता है सी ग्रुप की कॉकटेल पार्टी, मुझे वहाँ जाना है। तो सेक्रेटरी उससे मना करता है कि आप इस तरह से ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, आप कल मरते मरते बचे और आज फिर से आप कॉकटेल पार्टी में चल दिए। तो हुआजी बोलता है कि मुझे इन्वेस्टर से मिलना बहुत जरूरी है और मुझे कॉकटेल पार्टी में जाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी। और ये कहकर के वो उठने लगता है वहाँ से, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, तो वो वहीं पे जमीन पे गिर जाता है। और सेक्रेटरी भी उसको समझाता है, लेकिन वो उसकी बात ही नहीं मानता है। तो सेक्रेटरी तभी वहाँ पे किसी को फोन करता है और इसी बीच में हुआजी भी वापस से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उठ नहीं पा रहा होता, उसकी हालत इतनी खराब होती है कि तभी सेक्रेटरी बताता है कि हमारी कंपनी में सी ग्रुप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गई, हमारी कंपनी बच गई है। और यहाँ हम देखते हैं कि सीजा भी मीटिंग के लिए रेडी हो रही होती है। वो अपनी सेक्रेटरी से पूछती है कि मैं अपनी पहली आइडेंटिटी सीहा जैसी तो नहीं लग रही, उससे अलग लग रही हूँ ना, हुआजी मुझे पहचान तो नहीं पाएगा। तो उसकी सेक्रेटरी से एश्योर करती है वो आपको नहीं पहचान पाएंगे। तो सीजा भी सोचती है कि क्या सच में हुआजी तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे अगर मैं तुमसे अलग आइडेंटिटी में मिलूंगी। फिर हम मीटिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे हुआजी तो सिर्फ सीजा को ही घूरे जा रहा था, क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा फैमिलियर लग रही होती है। और यहाँ तक कि वो ये भी ध्यान नहीं देता है कि कितनी देर से वेटर उसको उसकी चॉइस ऑफ ड्रिंक के लिए पूछ रहा है। फिर उसके बाद उसका ध्यान भटकता है, तो वेटर उससे पूछता है कि आप कौन सी ड्रिंक लेंगे, जिस पर सीजा उसको मना कर देती है कि इनको स्टमक प्रॉब्लम्स हैं। तो वाजी बोलता है कि आपको कैसे पता कि मुझे स्टमक प्रॉब्लम्स हैं। तो सीजा भी फंस जाती है, वो इधर उधर सोचने लगती है। फिर अचानक से बोलती है कि मुझे आपकी सेक्रेटरी ने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि आपने एक्सेस ड्रिंक कर ली थी। तो वाजी उसके झूठ से कन्विंस हो जाता है। वेटर को कह देता है कि ठीक है, जैसा मैडम कह रही है वैसा सर्व करो। फिर वाजी बोलता है कि मिस सी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। और जैसे ही वो अपनी आगे बात बढ़ाता है पूछने के लिए, कि तभी उसको सीजा तुरंत टोक देती है कि मैं जानती हूँ आप मुझसे क्या पूछने वाले, कि मैं सीहा जैसी लगती हूँ। एक्चुअली अकेले आप नहीं, बल्कि मेरे आसपास के बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हम दोनों सेम दिखते हैं, क्योंकि हम दोनों कजन जो हैं। फिर सीधा पूछती है कि मिस्टर जी, क्या आपको भी हम दोनों सेम लगते हैं, जिस पर वाजी मना कर देता है और कहता है कि वो आपके जैसे ड्रेसअप नहीं होती है और ना ही आपके जैसे वो कॉन्फिडेंट है।
तो आप दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। तो सीजा बोलती है कि दुनिया में ऐसी कोई भी औरत नहीं है जिसको कि रेडी होना, तैयार होना पसंद नहीं है, क्योंकि अगर आप ड्रेसअप होकर नहीं रहते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ तक कि उनके पति और उनके लवर्स भी उनको इग्नोर करते हैं। और ये बात वो हुआजी को टॉन्ट करते हुए बोल रही थी। और फिर वो हुआजी से पूछती है कि अगर सपोज आपकी लवर भी बुरी दिखती तो क्या आप उसे इतना प्यार करते? शायद आप भी उसे प्यार नहीं कर पाते। सुन के हुआजी सोचता है कि सिहा के रिश्तेदारों तक को पता है कि मैंने उसे कितना गंदे से ट्रीट किया है। हुआजी को शांत देख सीजा बोलती है कि मुझे लगता है कि हमने बातें बहुत कर ली, अब हमें खाना चाहिए। और वो हाथ पोंछते हुए अपना नैपकिन साइड करती है। ये देखकर हुआजी को सिहा की याद आती है, उसकी भी यही सेम हैबिट थी। और वो मन ही मन सोचता है कि ये दोनों अलग पर्सन है, लेकिन फिर भी इनकी हैबिट बिल्कुल सेम कैसे है? क्या किसी दो पर्सन की सेम हैबिट हो सकती है? और क्या सच में ये सीजा ही है? फिर हम मीटिंग के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो लोग हैंडशेक करते हैं, जिस पर सीजा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। और वाजी उससे बोलता है कि मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपकी हेल्प की वजह से जी ग्रुप का बिजनेस के साथ साथ उसके लाखों एम्प्लॉइज भी बच गए हैं, और मैं आपको कल के बिजनेस डिनर के लिए इन्वाइट करना चाहता हूँ। सीजा कहती है कि अगर आपको सच में थैंक यू बोलना है तो आप मेरी उस पागल कजन को थैंक यू बोलेगा, क्योंकि मैंने उसी की वजह से आपकी हेल्प की है। और रही बात बिजनेस डिनर की, तो मैं टाइम से कल पहुंच जाऊंगी, इन्विटेशन के लिए थैंक यू। और वो उसको बाय कह के वहाँ से चली जाती है। उसको जाते हुए देख करके हुआजी को फिर से सिहा की याद आती है, और वो उसके बारे में सोचने लगता है, और फिर अपने आप से ही कहता है कि मैं पागल हो रहा हूँ क्या, कि मुझे बार बार सिहा की याद क्यों आती है? आखिर सिहा तुम हो कहाँ पे और तुम कैसी हो इस समय? आई होप तुम लाइफ में अच्छा कर रही होगी और हेल्दी और सेफ होगी। होटल से निकलने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठता है, और गाड़ी में बैठते ही अपने सेक्रेटरी से कहता है कि मुझे सिहा की लोकेशन का पता करना है, उसकी अभी करंट सिचुएशन को पता करो, और जो बेस्ट साइड में हमारा विला है मुझे उसके नाम करना है। तो सेक्रेटरी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, और वो बोलता है कि शायद आपको नहीं पता है, जब मिस सिहा ने डिवोर्स पेपर साइन किया था उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि उन्हें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, और आपके डिवोर्स एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। जिसे सुनकर के हुआजी चौंक जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि सूजिंग अपने डैड के पास आती है, और वो बोलती है कि आपने तो कहा था कि मेरी शादी हुआजी से हो जाएगी, लेकिन देखिए सी फैमिली ने जी फैमिली के बिजनेस को बचा लिया है, अब मैं हुआजी से शादी कैसे करूंगी? उसका डैड तो उल्टा उसी पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमसे इतने सालों में एक आदमी नहीं संभला, तुम कैसे मिस्टर जी को अपने हाथ से जाने दे सकती हो? अगर तुम्हारी शादी मिस्टर जी हुआजी से नहीं हुई तो मैं तुम्हारी शादी मिस्टर ली से करवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा लॉस झेल चुका हूँ, तुम्हारी वजह से मैं अपना बिजनेस लॉस और ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। तो वो रोते हुए अपने डैड से कहती है कि प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए, मैं इस बार मिस्टर जी से शादी करके रहूंगी, और इस बार का मेरा प्लान पक्का सक्सेसफुल होने वाला है, और मैं मैसेज हुआजी जरूर बन के रहूंगी। और इधर हम देखते हैं कि हुआजी बिजनेस डिनर मीटिंग के लिए अपने सेक्रेटरी से पूछ रहा था कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है, तो वो बताता है कि सब कुछ रेडी है सर, और वो ये भी कहता है कि आपने अपनी एक्स वाइफ के लिए जो भी गिफ्ट भिजवाए थे वो सारे के सारे रिटर्न आ गए हैं, और आप बताइए अब आगे क्या करना है? तो हुआजी उससे पूछता है कि वो है कहाँ पे इस समय, तुम्हें उसकी लोकेशन पता चली? तो सेक्रेटरी मना कर देता है। तो हुआजी बोलता है कि ठीक है, मैं डिनर के बाद इस मैटर को देखता हूँ, और फिलहाल तुम मिस सीजा के लिए हमारी न्यू लॉन्च कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को गिफ्ट पैक कर दो। आखिर वो हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टर जो है। और ये सारी बातें सूजिंग भी सुन रही होती है, और वो खुद ही सोचती है कि हुआजी ने इतने सालों में मुझे एक भी गिफ्ट नहीं दिया है, आखिर इस औरत को ये गिफ्ट देने की बात क्यों कर रहे हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है इनके लिए? और फिर हम बिजनेस डिनर का सीन देखते हैं, जहाँ पे सूजिंग जानबूझ करके सीजा के ऊपर पानी गिरा देती है ताकि उसका फेस का सारा मेकअप धुल जाए, जो ये देख के सेक्रेटरी उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन वो वहाँ पे बहुत ज्यादा शरीफ बनती है और सॉरी बोलती है कि ये मुझसे गलती से हो गया मिस सीजा, आई होप आप इस छोटी सी बात को दिल से नहीं लगाएंगी। तो सीजा बोलती है कि कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, ये हो जाता है, और ये कह के चलने लगती है। फिर तभी रुक के कहती है कि मिस सूजिंग, मुझे लगता है कि आपको नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना चाहिए। और सूजिंग सोचती है कि ऐसी भी क्या खास बात है इसमें, अब देखती हूँ इसका मेकअप तो धुल गया है, कि अब ये हुआजी को कैसे सेड्यूस करती है। सीजा की सेक्रेटरी बोलती है कि मैम आपका मेकअप तो पूरा खराब हो गया है, मुझे लगता है कि आपको ड्रेसिंग रूम में फिर से रेडी हो जाना चाहिए, पार्टी बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। फिर वो दोनों रूम में आते हैं, और आके वो चौंक जाती है सेक्रेटरी, क्योंकि सारा मेकअप किसी ने चोरी कर लिया था, वहाँ पे कुछ भी मेकअप का नहीं था। तो सेक्रेटरी बोलती है मिस सीजा, किसी ने मिस्टर हुआजी का भी दिया हुआ मेकअप किट चोरी कर लिया है। तो सीजा कहती है लगता है किसी ने ये सब कुछ जानबूझ कर किया है। तो सेक्रेटरी कहती है कि आपका कहने का मतलब वो सूजिंग तो नहीं है, इसीलिए मैं सोचूं वो पानी का ग्लास लेकर के सीढ़ी में क्या कर रही थी, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे पास अपनी किट भी है, मैं उससे आपका मेकअप कर देती हूँ। और फिर सेक्रेटरी सीजा को तैयार करने लगती है, और फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पे सूजिंग तो हुआजी के आगे पीछे कर रही होती है, उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। और फिर तभी हम वहाँ पे सीजा के आने का अनाउंसमेंट सुनते हैं। सीजा वहाँ पे बहुत ही ग्रेसफुली एंट्री करती है, वो एक एंजल से कम नहीं लग रही थी। पार्टी में सभी लोग सिर्फ उसी को देख रहे थे, और हुआजी भी उसको देख करके चौंक जाता है, क्योंकि उसमें इसको सिहा की झलक दिख रही थी। और सूजिंग भी शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि ये सी फैमिली की बेटी थी, बात उसको पता नहीं थी, और इसको अनाउंसमेंट से ये पता चली। सीजा आ करके वहाँ पे हुआजी को ग्रीट करती है, लेकिन हुआजी तो अपने अलग ही ख्यालों में खोया होता है। वो उसको बुलाती है, उसके बाद उसका ध्यान टूटता है, और वो खुद ही मन में सोचता है कि मैं बार बार क्यों सीजा और सिहा को कंपेयर कर रहा हूँ। और सीजा भी उसकी इस कंफ्यूजन को नोट कर लेती है कि तभी वहाँ पर एक पार्टी का गेस्ट आता है, वो कहती है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, आप कौन से प्रोडक्ट को यूज करती है? और ये देख के दूसरी गेस्ट भी आ जाती है, और वो भी सेम क्वेश्चन करती है। तो सीजा अपने पर्स से अपना मोबाइल निकाल के उनको बता देती है कि ये मार्केट में नया लॉन्च हुआ और ये प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ, और हमारी कंपनी भी इस न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट को सपोर्ट करती है, तो आप लोग चाहें तो हमारी कंपनी से डिस्काउंट पे ये ऑफर ले सकते हैं। मैं मिस्टर हुआजी के गेस्ट के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तो ये सुन के सारे गेस्ट वहाँ पे खुश हो जाते हैं,
और इधर आउट ऑफ जेलस सुजिन कहती है कि ऐसा भी क्या खास है इस प्रोडक्ट में, मुझे तो नहीं चाहिए, इतना बकवास प्रोडक्ट है। तो सीजा बोलती है अगर मिस सुजिन को ये प्रोडक्ट इतना खराब लगता है तो दूसरों की किट चोरी करने से पहले क्यों नहीं सोचती हैं। तो सुजिन कहती है मेरे पे इस तरह के फालतू एलिगेशंस मत लगाओ, मैंने कभी प्रोडक्ट चोरी किया है। तभी सेक्रेटरी वहाँ पे आते हुए कहती है कि मिस्टर हुआजी ने जो मिस सीजा को किट दी थी वो मिस सुइंग ने चोरी कर ली थी। तो सुइंग कहती है ये मेरी किट है, ये उनकी कैसी हो गई है। और इस तरह से झूठे आरोप लगाना आपको शोभा नहीं देता, आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, आप प्लीज इसको रुइन मत करिए। और सुजिंग हुआजी से कहती है कि आप मुझ पे बिलीव करते हैं ना। तो हुआजी कहता है कि अगर कंफ्यूजन को क्लियर करना है तो मेरे पास एक रास्ता है, क्योंकि मैंने जो गिफ्ट दिया था वो स्पेशल कैटेगरी का था और उसमें कंपनी की लेबल था, जिससे कि सेक्रेटरी पीछे देखती है और उसमें लेबल निकलता है और ये देख करके सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि सच में ये उन्होंने चोरी की है। तो हुआजी को भी गुस्सा आता है, वो कहता है कि सुजी मैं अपनी फ्रेंडशिप के लिए तुम्हें सिर्फ छोड़ रहा हूँ इस बार, लेकिन अगर अगली बार से ऐसा हुआ तो हम लोग फ्रेंड्स भी नहीं रहेंगे और आगे से तुम इस तरह की पार्टीज में आना बंद कर दो, क्योंकि तुम मेरी कंपनी के साथ साथ मिस सीजा की कंपनी की भी रेपुटेशन खराब कर रही हो। और बेचारी सुजिन को तो कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिलता है। और फिर हुआजी मिस सीजा से अपोलोजाइज करता है और उनसे इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी बोलता है और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। और सीजा ये सोचती है कि मेरे लिए हुआजी ने सुजिन को पार्टी से निकाल दिया, शायद ये मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी इस न्यू आइडेंटिटी के लिए ऐसा किया है। और इधर हम देखते हैं कि सुजिन का फादर उसको एक कंटाप मारता है, वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो गया हूँ, तुम पता नहीं तुमको मैंने कैसे जन्म दे दिया। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि तुम इस बार फेल हो गई तो तुम्हारी शादी मैं मिस्टर ली से कर दूंगा। जिसे सुनकर के सुजिन बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि प्लीज़ ऐसा मत करिए डैड, वो 60 साल का बुढ़ा है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती हूँ, आप प्लीज़ मुझे एक लास्ट चांस दे दिए और अगर इस बार भी मैं फेल होगी तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी, प्लीज़ डैड मुझे सिर्फ एक लास्ट चांस दे दीजिए। तो उसका डैड कहता है कि ठीक है मैं सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट चांस दे रहा हूँ तुम्हें, इस बार तुम फेल हुई तो तुम चुपचाप शादी कर लेना मिस्टर ली से। और फिर सुजिन रोते हुए खुद से कहती है कि ये सी फैमिली तो बहुत बड़ी पनौती है, पहले सीहा थी हुआजी की जिंदगी में और अब उसकी कजिन सिस्टर सीजा आ गई है, हुआजी सिर्फ मेरा है, तुम दोनों बहनों में से कोई भी जीत नहीं पाएगा और हुआजी से सिर्फ मैं ही शादी करूंगी। और फिर हम देखते हैं कि वो किसी को फोन करती है और कहती है कि मिस्टर रिपोर्टर अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग न्यूज चाहिए तो मेरे पास सी फैमिली की बहुत ही बड़ी और मजेदार न्यूज है, आई होप आप उसे जरूर पब्लिश करना चाहेंगे। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सीजा की सेक्रेटरी उसको बोलती है कि मैम आपकी न्यूज हॉट ट्रेंड पर है। सीजा भी न्यूज पढ़ती है कि मिस्ट्रेस कजन सीजा आई हुआजी और सीहा की शादी के बीच बहन बनी सौतन। और फिर वो अपनी सेक्रेटरी से बोलती है क्या बकवास न्यूज़ है और इस न्यूज़ का सी बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है। तो सेक्रेटरी बताती है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, स्टॉक प्राइस भी डाउन हो चुके हैं और इन्वेस्टर्स भी क्वेश्चन कर रहे हैं। सीजा कहती है कि किसी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है मुझे बदनाम करने के लिए। सेक्रेटरी बोलती है इस तरह की न्यूज़ कोई कैसे छाप सकता है, आप तो क्लियरली मिस्टर हुआजी की एक्स वाइफ हो और आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करके इस न्यूज़ को बेबुनियाद साबित कर सकती हो। तो सीजा कहती है कि सीहा मेरे पास थी और मैं अपने पास से कोई कनेक्शन नहीं चाहती हूँ और वैसे भी ये न्यूज़ सारी फॉल्स है, इसका कोई भी एविडेंस नहीं है इनके पास, कुछ दिन में ये सब लोग खुद ही शांत हो जाएंगे और हमारे लॉयर को बोलो इनको नोटिस भेजने के लिए। सेक्रेटरी बोलती है जी मैम। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सीजा अपनी सेक्रेटरी के साथ कंपनी में एंटर कर रही होती है कि वहाँ पे इसको रिपोर्टर्स पकड़ लेते हैं और तरह तरह के उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे होते हैं कि आप अपनी कजन और अपने जीजा के बीच में आ रही हैं, आप क्या मिस्ट्रेस है उनकी, आपकी बहन इस समय कहाँ है, आप अपनी बहन के साथ कैसे कर सकती है, क्या आपकी वजह से उन दोनों का डिवोर्स हुआ था। तो ये सब सुन के सेक्रेटरी उनकी डांट लगाती है और कहती है कि हमने नोटिस इशू किया है, जो जो इस रूमर को फैला रहे हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप सब लोग भी इस तरह की न्यूज को प्रवोक मत करिए। और यहाँ हम देखते हैं कि हुआजी अलग ही परेशान होता है कि सीहा अभी तक मिल नहीं रही है, वो एक जीती जाती इंसान है, ऐसे कैसे हवा में गायब हो सकती है। और कहता है कि मुझे याद आया उसने अपनी ग्रैंडमा का जिक्र किया था। और फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ हुआजी ऑफिस से घर आता है और वो सीहा को अकेले ड्रिंक करते हुए देखता है और वो उसके पास आके पूछता है कि तुम अकेले ड्रिंक क्यों कर रही हो। तो सीहा बहुत इमोशनल होती है और इमोशनली उसको हक कर लेती है। तो हुआजी उसको उठा करके बेडरूम में ले आता है और बेडरूम में वो बेड पे लेट जाती है और वो फिर से इमोशनल होकर रो रही होती है। तो हुआजी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या सारा दिन ऑफिस में फ्री रहता हूँ जो घर पे भी तुम इस तरह से बिहेव कर रही हो। ये सुनकर वो और ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ मेरी ग्रैंडमा मुझसे प्यार करती थी, लेकिन वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। आज उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है और मैं उनको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे हुआजी सोचता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज मैं कैसे भूल सकता हूँ और मैंने उसको अकेले जाने दिया, मैं उसके साथ भी नहीं गया और आज भी उसको ये बात हर्ट करती होगी और इसीलिए शायद वो मुझसे दूर छुपी हुई है। फिर वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए सीहा का पता लगा कर दो मुझे, वो इस समय कहाँ है और किस हाल में है। उसका सेक्रेटरी उसको ओके सर बोल के जाने लगता है कि तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे मालूम पड़ता है कि नीचे रिपोर्टर्स ने मिस सीजा को घेर लिया है और वो उनसे बहुत उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं। तो हुआजी कहता है कि मेरे साथ फौरन नीचे चलो, हमें मिस सीजा को रेस्क्यू करना होगा। और नीचे पहुंचने के बाद हुआजी देखता है कि सच में रिपोर्टर्स ने सीजा को बहुत बुरी तरह से घेर रखा है और इन्हीं सब धक्का मुक्की में सीजा भी गिरने वाली होती है कि वहाँ हुआजी तुरंत पहुंचकर उसको पकड़कर गिरने से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही सीजा को अपने साथ लेकर गिर जाता है और सीजा उसके ऊपर गिर जाती है और गिरने के बाद हुआजी वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे सीजा हुआजी के पास ही बैठी होती है कि तभी हुआजी बेहोशी की हालत में सपना देखते हुए बेचैन होने लगता है
और सीजा उसको संभालने की कोशिश करती है। सपने में हुआजी देखता है कि सूजिंग उसको भड़का रही थी कि सीहा ने पैसों के लिए आपसे शादी की है, वो एक नंबर की गोल्ड डिगर है, उसने इसी वजह से अपने बॉयफ्रेंड तक से ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन अब उसका बॉयफ्रेंड वापस आ गया है अब्रॉड से। और हुआजी भी देखता है कि सीहा किसी आदमी से बहुत हंस कर बात कर रही होती है, जो देख के वो बहुत जेलस हो जाता है। और फिर नाइट में नशे की हालत में वो सीहा के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि भले ही मैंने तुमसे हमारी फैमिलीज़ के प्रेशर की वजह से शादी कर ली है, लेकिन तुम जैसी वुमेन को मैं छूना तो दूर देखना भी नहीं चाहता हूँ, और हम दोनों के बीच कभी भी मैरिड कपल वाला रिश्ता नहीं हो सकता है, हम दोनों के बेडरूम्स अलग अलग होंगे। और फिर वो देखता है कि डिवोर्स के बाद सीहा का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और तभी वो अचानक से सीहा का नाम चिल्लाते हुए उठ जाता है और अपने सामने सीजा को देखता है। और इधर सीजा अपना पहला नाम सुनकर सोचती है कि कहीं हुआजी को मेरी आइडेंटिटी का सच तो पता नहीं चल गया। और तभी हुआजी उससे सॉरी बोलता है कि मैंने अचानक आपको डरा दिया शायद। तो सीजा बोलती है कि मुझे लगता है कि मिस्टर हुआजी को रेस्ट करना चाहिए, आप बहुत स्ट्रेस में थे कुछ दिनों से, और क्या आपने अभी सीहा का सपना देखा? तो हुआजी उससे बहुत डेस्परेट होकर पूछता है कि क्या मिस सीजा को आपकी कज़न सीहा की लोकेशन पता है? तो सीजा मना कर देती है। फिर हुआजी कहता है कि गलती मेरी है, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए था। जिस पर सीजा कहती है कि इस टाइम आपको खुद का ख्याल रखना चाहिए, और उसको सूप देती है पीने के लिए। उसे पीते ही हुआजी एकदम चौंक जाता है और सीजा से पूछता है कि क्या ये सूप आपने बनाया है? तो सीजा भी सोच में पड़ जाती है कि ये सूप तो मैंने इनके लिए पहले अक्सर बनाया करती थी, कहीं ये टेस्ट पहचान ना ले। और फिर वो बात घुमा के कहती है कि मैं आपका फिजिकल टेस्ट का फॉर्म भर के आती हूँ, और फ़ौरन वहाँ से चली जाती है। लेकिन हुआजी को भी शक हो जाता है, इसलिए वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे सीजा की पिछले 3 साल की डिटेल्स और सूजिंग की बातें सच थी या गलत, ये सब पता करके बताओ। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ सीधा फिर से हुआजी के लिए खाना लेके आती है और कहती है, मिस्टर हुआजी कंग्रेचुलेशंस, कल आप डिस्चार्ज हो जाएंगे हॉस्पिटल से। तो हुआजी कहता है कि इन दिनों आपने मेरा इतना टेक केयर किया, उसके लिए थैंक यू। और मैंने सुना है कि अब्रॉड में आप पढ़ाई में बहुत बिजी रहती थी, तो आपने कुकिंग कैसे सीखी? तो सीजा कहती है कि मैं फॉरेन कंट्री का खाना पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी सीखनी ही पड़ी। फिर हुआजी पूछता है कि आपकी मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे, जिस पे सीजा सोच के कहती है कि फाइनेंस मैनेजमेंट। हुआजी यूनिवर्सिटी का नाम पूछता है फिर, तो वो बोल देती है यूडू यूनिवर्सिटी। जिस पर हुआजी कहता है कि कितने कोइंसिडेंट की बात है कि मेरे जानने वाले फेमस प्रोफेसर का नाम डॉक्टर विल्सन है, वो भी आपकी यूनिवर्सिटी में फाइनेंस के प्रोफेसर हैं, तो आप तो उनको जानती ही होंगी। जिस पर सीजा कॉन्फिडेंटली कहती है कि ऑफ कोर्स मैं उनको जानती हूँ, उनकी क्लासेस भी अटेंड की है मैंने। तो हुआजी कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सॉरी मिस सीजा, मैं आपसे झूठ बोल रहा था, वहाँ कोई प्रोफेसर विल्सन फाइनेंस में है ही नहीं। तो सीजा को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके प्यार से कहती है कि आप रेस्ट करिए, मैं कल आती हूँ आपसे मिलने। और वहाँ से वो जाने लगती है, तभी हुआजी उसको पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो उसके पास बेड पे गिर जाती है। और इसी बीच वहाँ सूजिंग भी आ जाती है और उन दोनों को इस तरह देख के वो गुस्से से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुआजी को सीड्यूस करने की, और उसको मारने के लिए हाथ उठाती है, बट हुआजी उसको रोक लेता है। तो सूजिंग कहती है कि हुआजी आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, सिहा के सामने तो आपने मुझे फेवर किया है, इसमें ऐसा क्या है? तो हुआजी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सिहा का नाम लेने की, और तुमने मुझसे उसके बारे में झूठ बातें क्यों बोली? तुमने कहा था कि वो पैसों के लिए मेरे साथ है, उसके अफेयर्स चल रहे हैं, और जब भी वो मेरे ऑफिस आज मिलने आती मुझसे, तो रिसेप्शनिस्ट को ब्राइब करके तुमने उसको ऑफिस से मेरे नाम पे भगा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ ऐसा करने की? तभी सीजा भी सोचती है कि इसका मतलब हुआजी को सूजिंग की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ना कि वो मुझसे हेट करते थे। तो सूजिंग कहती है कि हुआजी मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैंने ये सब किया। तो हुआजी कहता है कि लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और मेरी नज़रों से सामने से चली जाओ, तुम निकल जाओ यहाँ से। तो सूजिंग सीजा को देखते हुए सोचती है कि सीजा मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको बदला लेके रहूंगी और तुम कभी भी हुआजी की नहीं हो सकती हो। फिर हम देखते हैं कि हुआजी सीजा की डिटेल्स चेक करता है, जिसमें कि सीजा ने अब्रॉड में सच में 3 साल स्टडी की है। तो हुआजी सोचता है कि क्या सच में सीहा और सीजा अलग इंसान है, कि तभी वहाँ पर सूजिंग आ जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हुआजी अपने सेक्रेटरी को बाहर जाने का इशारा करता है। सूजिंग कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, तुम इतने साल एक दूसरे को जानते हो और फ्रेंड्स हैं, तो क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो? और मेरे डैड भी शर्मिंदा है पिछली बार मैरिज प्रेशर को लेकर के, तो क्या तुम आज हमारे डिनर के लिए आ सकते हो? मैं और मेरे डैड सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। तो हुआजी कहता है कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आ जाऊँगा, बाकी दोबारा इस तरह की गलती मत करना, अदरवाइज मैं बहुत बुरा इंसान भी हूँ और ये बात तुम जानती हो। फिर हम लोग डिनर का सीन देखते हैं, जहाँ पे ये तीनों साथ होते हैं। सूजिंग का डैड कहता है कि पिछली बातों को दिल से मत लगाना, मैं बुढ़ा हो गया हूँ तो इसलिए ऐसा कर गया। तो हुआजी कहता है कि आपको मैं अंकल मानता हूँ, इसलिए पिछली बातों को मैं भी भूल चुका हूँ। जिस पर अंकल कहते हैं कि इसी बात पर हम लोग टोस्ट करते हैं, और वो सब ड्रिंक करते हैं, और बातों ही बातों में बाप बेटी हुआजी को बहुत ड्रिंक कराने की कोशिश करते हैं, और हुआजी को भी आइडिया नहीं होता है, तो वो भी ड्रिंक करता ही जा रहा था। और इधर हम देखते हैं कि सीजा भी उसी होटल में होती है और उसकी सेक्रेटरी कहती है कि आपने बहुत सही टाइम पर यूनिवर्सिटी के फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, अदरवाइज तो आपका सच सामने आ जाता। तो सीजा कहती है कि अब जब हुआजी का मैटर सारा सॉल्व हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब हम दोनों आपस में टकराएंगे या मिलेंगे। फिर उसकी सेक्रेटरी रूम दिखाते हुए कहती है कि विला को रेनोवेट होने में टाइम लगेगा, इसलिए आपको होटल में रहना पड़ रहा है। मैंने आपके लिए टॉप क्वालिटी का रूम बुक किया है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि सूजिंग का डैड उसको हुआजी को बेडरूम लेके जाने के लिए फोर्स करता है।
तो सूजिंग कहती है कि डैड, हुआ जी को जब पता चलेगा कि मैंने फिर से झूठ बोला है तो वो, लेकिन उसका डैड उसको बीच में चुप कराते कहता है कि तुमको हुआ जी से शादी करनी है या फिर मिस्टर ली से, चॉइस तुम्हारी है। तो सूजिंग को भी मानना पड़ता है और वो होटल के रूम में हुआ जी को ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये सब तो सीजा देख लेती है और वो समझ जाती है कि सूजिंग के इरादे कभी भी नेक नहीं थे। इसलिए वो एक लास्ट टाइम हुआ जी को हेल्प करने की सोच के स्टाफ मेंबर बन के सूजिंग के सामने पहुंच जाती है और उसको बोलती है कि होटल मैनेजमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आप दोनों को अपना वैलिड आईडी दिखाना होगा। सूजिंग कहती है कि रूम मेरे नाम पर ही है। तो सीजा बोलती है कि लेकिन इन मिस्टर की आईडी नहीं है। तो सूजिंग हुआ की आईडी ढूंढने लगती है, लेकिन आईडी मिलती नहीं है। तो सूजिंग सीजा को ब्राइब करने की कोशिश करती है और कहती है कि क्या आप मेरी आईडी से काम नहीं चला सकती। तो सीहा कहती है कि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है ना, इसलिए हमें चेक करते हैं। और फिर वो सूजिंग की आईडी देखते ही जोरों से बोलती है कि आप तो वही सूजिंग है ना जो सू फैमिली की डॉटर है। इतने बड़े घर से होकर आप इस तरह से इन हैंडसम मैन को सीड्यूस कर रही हैं। अगर ये बात लीक हो जाती है तो हमारे होटल का नाम न्यूज़ में आएगा और हमें फ्री की पब्लिसिटी हो जाएगी और आसपास भी लोग सुनते हैं, जिसके डर से सूजिंग वहाँ से भाग जाती है। और फिर उसके बाद छोटी फ्रेम की सीजा बड़े फ्रेम के हुआजी को बड़ी ही मुश्किल से रूम में लाने की कोशिश करती है और हुआजी को जैसे ही बेड के पास लाती है कि वो सीजा को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि सीहा, फाइनली तुम मुझे मिल गई, मैंने तुम्हें बहुत जगह ढूंढा। ये सुन के सीजा वहीं पे भागने की कोशिश करती है। हुआजी उसको पकड़ के बेड पे गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। तो सीजा खुद को छुड़ाते हुए कहती है कि होश में आओ, मैं सीजा हूँ, सीहा नहीं। तो हुआजी बोलता है कि बिल्कुल नहीं, तुम मेरी सीहा ही हो और अब तुम मुझसे झूठ भी बोल रही हो। मैंने तुमको बुरा ट्रीट किया क्योंकि मैं दूसरों की बातों पर ट्रस्ट किया था, लेकिन फिर शादी के कुछ महीनों में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कभी बोल ही नहीं पाया। तो सीजा पूछती है तो क्या अब आपको रिग्रेट है मिस्टर हुआजी? जिस पे हुआजी कहता है कि हाँ, जिस दिन से हमारा डिवोर्स हुआ है उस दिन से मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। हर दिन जब मैं ऑफिस से वापस आता हूँ तो मैं हमारे खाली घर में सिर्फ तुम्हें ही याद करता हूँ। घर के कोने कोने में तुम्हारी याद है। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि जब मैं तुम्हें खो दिया तब मुझे तुम्हारी वैल्यू पता चली है। सीहा प्लीज़ मत जाओ। और ये कह के हुआजी सीहा को किस करता है। सीहा भी खुद से मन ही मन कहती है कि ये लास्ट टाइम है, हम दोनों आज साथ हैं। और फिर वो भी उसकी किस में उसका साथ देती है और इस तरह से वो दोनों इंटीमेट होते हैं और साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। सीहा चुपचाप कपड़े पहनकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हुआजी उसको पीछे से पकड़ते हुए बोलता है कि मेरा एडवांटेज लेके अब भागने की कोशिश कर रही हो। जिस पर सीहा बोलती है कि मिस्टर हुआजी, कल रात जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, इसलिए हमें भी भूल जाना चाहिए। और फिर से जाने की कोशिश करती है कि हुआजी फिर से उसको हक करके कहता है, भले तुम्हारी एक्टिंग अच्छी हो बट मैं जानता हूँ तुम सीहा हो, क्योंकि कल रात मैं ड्रग नहीं था, सिर्फ थोड़े नशे में था और इसलिए मैं भी एक्टिंग कर रहा था। तो सीहा बोली, मतलब मुझे फ्रॉड किया? तो हुआजी भी कॉन्फिडेंटली सर हिला देता है। तो सीहा खुद को छुड़ाते हुए बोली, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हुआजी बोला, कल रात एक एक वर्ड मेरा दिल से कहा था। मैं सच में तुमसे डिवोर्स के बाद बहुत रिग्रेट करता हूँ, हमें फिर से स्टार्ट करना चाहिए, इस बार मैं तुम्हें चेस करूँगा। लेकिन सीहा उसको वहीं रोक के बोलती है कि कल रात जो भी हुआ वो सच में एक एक्सीडेंट था और मुझे आपके साथ नहीं रहना। फिर वो जाने लगती है बट हुआजी फिर से उसको पकड़ के पीछे से हक करके बोलता है कि मैंने कहा ना कि इस बार मैं तुमको चेस करूँगा और तब तक जब तक तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हो जाता, और मैं वो सब कुछ करूँगा जिससे तुम्हें लगेगा कि मैं सच में तुम्हारे लिए वर्दी हूँ और फिलहाल मुझे तुम्हारा टेक केयर करने दो। और फिर वो उसको उठाकर वॉशरूम ले जाता है जहाँ वो उसको बहुत ही प्यार से क्लीन करता है और उससे पूछता है कि सीहा, तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर मुझसे शादी क्यों की? तो सीजा कहती है कि मेरे पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे, मेरी ग्रैंड माँ ने ही मुझे बड़ा किया है और उनकी लास्ट विश थी कि मैं हमारी शादी हो, इसलिए मैं यहाँ आके आपसे शादी की। और मैंने आइडेंटिटी इसलिए छुपाई क्योंकि मेरी फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे उस टाइम और मैं आपको ट्रैवल करना नहीं चाहती थी। तो ये सुनकर हुआजी उसको फोरहेड पे किस करते हुए बोलता है कि तब तुम अकेले थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे प्लीज़ एक चांस और दे दो। मैंने जो भी गलतियाँ की हैं उससे पहले मैं उन सबको इम्प्रूव करूँगा और वैसे भी अब मैं तुम्हें परस्यू करूँगा। तो सीजा बोलती है कि सोच लीजिए मिस्टर हुआजी, मैं इतनी आसानी से हाँ नहीं बोलने वाली हूँ। तो हुआजी कहता है कि वो तो मैं तुम्हें मना लूँगा। और इधर फिर से सूजिन का डैड उसे मार रहा होता है क्योंकि वो फिर से एक बार फेल हो गई थी और वो उसको मिस्टर ली से शादी करने के लिए फोर्स करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फाइनली हमारे लीडिंग कपल डेट पर आए होते हैं जहाँ सूजिन भी पहुँच जाती है और कहती है कि मैं सीजा के साथ कॉपरेशन की बात करना चाहती हूँ। तो हुआजी कहता है कि ठीक है, मैं कुछ ऑर्डर करके आता हूँ। सीजा बोलती है कि मैं उसके साथ कॉपरेट क्यों करूं जिसने इतनी बार मुझे फंसाने की कोशिश की है, जिसके लिए सूजिंग माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरे डैड के फोर्स और ब्लैकमेल करने पर मुझे ये सब करना पड़ा। मेरे डैड मेरी शादी मिस्टर ली जो कि 60 साल के हैं उनसे कराना चाहते हैं। और वो रोते हुए कहती है कि प्लीज़ इस बार मेरी हेल्प कर दो, मैं कभी फिर तुम दोनों को परेशान नहीं करूँगी। तो सीजा उसे पूछती है कि तुम्हारे डैड का इलीगल सन है और तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी एक बुढ़े इंसान से क्यों कराना चाहते हैं। तो सूजिंग भी दिमाग लगाते हुए कहती है कि शायद इसलिए ताकि अपने बेटे को वो फैमिली बिजनेस का हायर बना सके, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी मेरी मॉम की फैमिली साइड की है तो मैं उनको इलीगल सन को नहीं देने दूंगी। तो सीजा उसको आइडिया देती है और सूजिंग कहती है कि मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिनों से क्योंकि उनकी एज हो गई है और अब टाइम आ गया है कि वो हॉस्पिटल में रहे, रेस्ट करें और मैं फैमिली बिजनेस को टेक ओवर करके देखूं। तो सीजा बोलती है कि तुम तो काफ़ी स्मार्ट हो। तो सूजिंग भी उसको हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है और तभी वहाँ पे हुआजी भी आ जाता है और कहता है कि सूजिंग ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया।
तो सीजा कहती है कि वो अब हमें परेशान नहीं करेगी और इसी खुशी में अब मैं डबल पेस्ट्री खाऊंगी। इधर हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि सूजिन का डैड फोन नेटवर्क ना होने से परेशान हो रहा होता है और उसको फिर हुआजी विजिट करने आता है और कहता है कि आपके फ़ोन के नेटवर्क्स नहीं आएंगे तो क्यों ना आप न्यूज़ देख के काम चलाओ। और वो टीवी ऑन करता है जहाँ न्यूज़ चल रही होती है कि सू ग्रुप के प्रेसिडेंट सीरियसली इल होने की वजह से हॉस्पिटलाइज हो गए हैं और अब उनकी जगह उनकी डॉटर ने कंपनी टेक ओवर कर ली है। ये देखते ही मिस्टर सू चिल्लाने लगते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब झूठ है, कंपनी सिर्फ मेरी है। लेकिन तभी सूजिंग आ जाती है और कहती है कि अब से कंपनी मेरी है। तो मिस्टर सू बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तो सीजा कहती है कि मिस्टर सू आपको शर्म आनी चाहिए अपनी बेटी के साथ ऐसा करते हुए। तभी सूजिंग कहती है कि मैंने आपसे आपके लीगल बेटे को भी बहुत पैसे देकर भगा दिया है तो अब वो भी नहीं आने वाला आपकी हेल्प के लिए, इसीलिए अब से यही हॉस्पिटल रूम आपका घर है। आई होप अब बाकी की ज़िंदगी आप यही अच्छे से एंजॉय करेंगे। और फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम कुछ महीनों के बाद का सीन देखते हैं कि सूजिंग ने हुआजी के साथ मिलकर सीजा के लिए सरप्राइज रखा होता है। तभी वहाँ हुआजी भी आ जाता है सीजा को प्रपोज करने के लिए। फिर वो सीजा से कहता है कि क्या तुम भूल गई हो कि आज क्या दिन है। तो सीजा उससे पूछती है तो वो फिर कहता है कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और फिर नी डाउन होकर उसे प्रपोज करते हुए कहता है कि मुझे 1 साल हो गया है तुम्हें चेस करते हुए, क्या अब तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी। और ये कह के वो रिंग निकालता है। ये सब देखकर वहाँ उनके सेक्रेटरी और सूजिंग भी हूटिंग करने लगते हैं। तो सीजा भी कहती है कि आपकी 1 साल की परफॉर्मेंस देखते हुए मैं आपको फुल मार्क्स देती हूँ और रिंग के लिए अपना हाथ आगे कर देती है। हुआजी उसको रिंग पहनाता है और वो सभी लोग वहाँ पे फिर से हूटिंग एंड क्लैपिंग करने लगते हैं। और फिर हम यहाँ देखते हैं हुआजी सीजा को किस करता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये हमारे लिए इंकरेजमेंट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। साथ ही आगे की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।